ले लो अमृत अंगूर, बुढ़े को जवानी बीमार को ताकत। अरे ले लो अमृत अंगूर, बुढ़े को जवानी बीमार को ताकत। सुबह सुबह लोगों को बेवकूफ बना रहा है, कौन है तू? देख, धंधा खराब मत कर हमारा और अपनी दुकान कहीं और जाके लगा। एक गुच्छा 1000 स्वर्ण मुद्रा। 1000 सोने की मुद्रा? अरे पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। 1000 मुद्राएं इन सड़े हुए अंगूर के? मंडी में आके बेईमानी करता है क्या? हमें तो सही में चमत्कारी है, तो मुझे ठीक करके दिखा। आपके लिए मुफ्त। इतने सालों बाद मेरा हाथ का कांपना बंद हो गया है। कहा था ना, बूढ़े को जवानी बीमार को ताकत। अरे वाह, ये तो सही में अमृत अंगूर है। ये लो, मुझे भी 2 गुच्छे देना। ओ भाई, मुझे उधार दे दोगे क्या? हुजूर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही था। ये सारी उपज देवकुंड के जल से उगाई गई है और इसकी चर्चा राजमहल तक पहुंच गई है। देखते हैं चमत्कार है या तकदीर। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये देखिए ना, हमारी दुकानदारी खराब करने आया है। हुजूर ये बोलता है ये अमृत अंगूर है और 1000 मुद्राएं के एक गुच्छा। तुम लोग भी कमाल करते हो, एक जालसाजी की बातों में आ गए। अगर हुक्म हो तो आप भी चक्के देख लीजिए। रुको, ये क्या? मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी भी हो गई और दर्द भी गायब हो गया। सैनिक, इसका सारा माल राजमहल भेज दो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आज मंडी में एक किसान ये बेच रहा था अमृत अंगूर। महाराज, इनको मैंने भी चक्कर देखा है। इनको चखने के बाद मेरी रीढ़ की हड्डी भी सीधी हो गई और दर्द भी गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? महाराज, मैं आपके लिए सभी गुच्छे लेकर आया हूँ। ये असंभव है। जिसने भी फसल उगाई है उसे अति शीघ्र किसी भी कीमत पर हमारे राज्य से जोड़ा जाए। जी महाराज। जिस राज्य ने मुझे झुकाया था वही राज्य मेरे सामने झुकेगा। अरे देखो, कोई पागल लगता है। अरे महारानी जी सावित्री के आदेश पे वीर प्रताप जी को इसी भूमि पर निर्वासित किया गया था। वो ना, इस बंजर भूमि पर इतना समय कौन बर्बाद करेगा अपना। देवकुंड का जल बेलों को जीवन दे सकता है, लेकिन इतनी विशाल भूमि। मुझे कुछ और उपाय ढूंढना पड़ेगा।
धरती का असली वरदान हमेशा भूखों तक पहुंचना चाहिए। समझ गया दादाजी। कुंड वरदान दे सकता है, लेकिन मेहनत मुझे ही करनी होगी। मंडी में कोई अमृत अंगूर बेच रहा है? कहते हैं उसे खाते ही मुर्दे में भी जान आ जाए। व्यापार अधिकारी तो सारे गुच्छे महल ले आया। वर्षों में पहली बार महाराज जी को खड़े होते देखा है। महाराज की वापसी हमारे लिए बर्बादी साबित हो सकती है। कौन है वो किसान? पता करो। ये कैसा फल है? ऐसा फल तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दादाजी का आशीर्वाद, देवकुंड का चमत्कार। नहीं, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आओ, अग्निफल खाओ, भूख से मुक्ति पाओ। तू फिर आ गया कोई नया तमाशा लेकर? लगता है तू हमारी दुकान बंद करा के ही मानेगा। साहब कल से भूखा हूँ, कुछ खाए नहीं साहब, कुछ खाने को दे दो साहब। लो बाबा। अचानक मेरे शरीर में इतनी ताकत, ये नहीं हो सकता। कहा था ना, अग्निफल खाओ, भूख से मुक्ति पाओ। पूरे राज्य में एक अनजान किसान की चर्चा हो रही है। पहले अमृत अंगूर, अभी अग्निफल। वो आदमी हमारा सारा व्यापार खत्म कर देगा महारानी। एक किसान राज परिवार से ज्यादा लोकप्रिय हो रहा है। महारानी, सिर्फ प्रजा ही नहीं, मिर्जा सुलेमान का व्यापार संघ भी उसके पक्ष में उतर आया है। ये तीर तो इसकी गर्दन उड़ा दो, बचकर जाना नहीं चाहिए। महाराज का आदेश है, जिंदा या मुर्दा। अगर ये सैनिक मुझे पहचान गए तो देवकुंड का पानी मुझे बदल रहा है। भागो! जैस्मिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो पर्दे में थी, तो तुमने मुझे पहचाना कैसे? राजपुताना योद्धा हूँ। पर्दा चेहरा छिपा सकता है, पहचान नहीं। और तुम्हारी ये आंखें और ये निशान देख के तो कोई भी तुम्हें दूर से पहचान सकता है। मुझे मेरे अब्बा जान ने यहाँ भेजा है। मिर्जा सुलेमान ने?
अब्बा जान अक्सर कहते हैं कुछ लोग अपनी पहचान के साथ पैदा होते हैं। तुमको देखकर साफ पता चलता है कि देवकुंड ने तुम्हें चुना है। शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। कभी तुमने भी तो मेरी जान बचाई थी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो अरमान? देवकुंड सिर्फ एक वरदान नहीं, लोग उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जैस्मिन तुम इतना क्यों डर रही हो? क्योंकि मैंने ये सब पहले देखा है। मेरे अब्बा जान और तुम्हारे दादाजी देवकुंड के बारे में कुछ ऐसा राज जानते हैं जो राजमाता और युवराज को बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे दादाजी की मौत आज भी एक अनसुलझी गुत्थी है। ये सब तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मेरे अब्बा जान ने भी इन राजों की कीमत चुकाई है अपना एक हाथ गंवाकर। मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हारे साथ से वो डरते हैं जैस्मिन जिन्होंने उसे देखा ना हो, और मैं तो मौत को मात दे के वापस आया हूँ। मतलब तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। दुश्मन की हर चाल पे मेरी नजर रहेगी। हुजूर, वो किसान कोई आम आदमी नहीं है। वो अकेला हम सब पर भारी पड़ रहा था और उसकी कलाई पर एक चमकीला निशान है। अब्बा जान, आपका शक सही निकला। क्या ये वही निशान है? जी अब्बा, बिल्कुल वही। नहीं, ये असंभव है। देवकुंड की शक्ति तो उस बुढ़े के साथ ही खत्म हो गई थी। कहाँ जा रहे हो युवराज? हमेशा के लिए खत्म करने। किसको? एक लवारिस भूखे किसान को। याद रखो तुम युवराज हो, ये सब तुम्हें शोभा नहीं देता। तलवार उठाने से पहले उसका सच ढूंढो। महारानी, ये खेती तो वर्षों पहले समाप्त हो चुकी थी। किसी भी हाल में उस किसान की असली पहचान पता करो, इससे पहले कि राज्य के लोग उसे मसीहा बना दे। रुको। आराम से। अरे सबको मिलेगा, सब खेलिए, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। कहाँ है वो बहरूपिया जो हमारे राज्य को बहका रहा है? हिम्मत है तो सामने आए। राज्यवासियों, धोखा अक्सर चमत्कार का रूप लेकर ही आता है। हो सकता है ये वरदान नहीं, श्राप हो। अरे अरे बेटा, क्या हो गया? अरे कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कल से उसने कुछ खाया नहीं। अरे भगवान के लिए मेरे बच्चे को बचाओ। ये लीजिए, खिला दो इसे। मेरा बेटा ठीक हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार, चमत्कार हो गया। ये तो सच में वरदान है। बस अब बहुत हुआ तमाशा।
अगर अब तू सामने नहीं आया ना तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। राजकुमार अरमान, राजकुमार अरमान, ये वही निकम्मा राजकुमार है जिसे राजमहल से बाहर कर दिया गया था। तो देवकुंड का वरदान इनके पास है। ये तो देवकुंड का वरदान है। खामोश! तुम सब इस धोखेबाज के जाल में आ गए हो। ये राजवंश का कलंक है जो बचपन से ही अपने ही राज्य के लिए अपशगुन रहा। पैदा होते ही पहले वो अपनी सगी माँ को खा गया और फिर अपने दादा को। तुम जैसे निकम्मे सिंह वंश का खून कहने के भी लायक नहीं हो। शायद गलती मेरी थी ही नहीं, शायद इस राज्य ने गलत वारिस चुन लिया। युवराज तो वो होता है जो भूखों का पेट भरे, सिर्फ तख्त पे बैठने से कोई वारिस नहीं बन जाता। हमारा राजकुमार कैसा हो? अरमान जैसा हो। सिंह वंश का असली वारिस राजकुमार अरमान, 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 राजकुमार अरमान। याद रख बेटा, शक्ति का पहला धर्म संयम होता है। तूने मुझे 1 साल दिया था युवराज, देख मैंने 1 हफ्ते में ही बाजी पलट दी। इस धोखेबाज की बातों में मत आओ। ये चमत्कार के नाम पर सबको धोखा दे रहा है। ऐसी फसल प्रकृति के खिलाफ होती है। ये राज्य के लिए अपशगुन है। राजद्रोह की कीमत सिर्फ मौत है। संभलिए। राजगद्दी के दुश्मनों को हम नहीं, हमारी तलवार देती है। करो। आज से अरमान पर उठने वाली हर नजर मिर्जा घराने से टकराएगी। और आज से ये फसल मंडी में नहीं, मिर्जा घराने की हिफाजत में बिकेगी और इसका 70% मुनाफा अरमान का होगा और बाकी मिर्जा खानदान का होगा। जी मुझे मंजूर है। मिर्जा, युवराज के विरुद्ध जाने की सजा जानते हो? देवकुंड का निशान? ये तो पुराने वारिस का प्रतीक था। असंभव, ये निशान सिर्फ देवकुंड के असली वारिस का है। सैनिकों, इस आदमी को गिरफ्तार करो। काले जादू से पूरे राज्य को भ्रमित कर दिया इसने। काला जादू? काला जादू? नहीं, जो लोगों का दर्द मिटाए वो राज्य का दुश्मन नहीं हो सकता। ऐसे ही जादूगर राज्य बर्बाद करते हैं। आज तुमको भ्रमित कर कल तुम सब पर राज करेगा। मेरे बच्चे को इसने मौत से बचाया है। हाँ हाँ, ये सच बोल रही है। ये सच बोल रही है। हाँ हाँ, सच बोल रही है ये। जादू तो जान लेता है और ये तो जान बचा रहे हैं। महाराज के तबीयत भी तो सुधर गई है। शायद सच हम सबसे छुपाया गया है। शायद सच हमसे छुपाया गया है। क्या हुआ युवराज, सच से डर लग रहा है? तुम सब पागल हो गए हो क्या? इस इंसान की बातों में आकर
अपने राज्य के नियम भी भूल गए। अरे जिसे अपने पिता ने, स्वयं अपने पिता ने राज्य से निष्कासित कर दिया है, वो तुम सबका उद्धार क्या करेगा? अगर अरमान झूठा है तो इसके हाथों पे ये निशान कैसा? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजमहल कोई सच छुपा रहा हो? बस इन सबको सबक सिखाओ। रुक जाओ। तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। तो यही था ना तुम सबका मसीहा। बस अगर तुम्हें अपनी ताकत पर इतना ही घमंड है तो इसका फैसला शाही दरबार में करते हैं। हाँ, शाही दरबार। हाँ, शाही दरबार। हाँ, शाही दरबार में फैसला होना चाहिए। हाँ, दरबार में फैसला होना चाहिए। हाँ, दरबार में ही फैसला होना चाहिए। स्वीकार है। राज, महाराज की आज्ञा से अरमान सिंह, जिस पर राजद्रोह का कलंक लगा और जिसे अपनी योग्यता प्रमाणित करने के लिए राजमहल से निष्कासित किया गया था, आज फिर से राज्य की भोली प्रजा को जादुई फसल और चमत्कारों से बहकाने का दोषी पाया गया है। राजद्रोह? अरमान, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मैं सिर्फ कैसी सफाई? ये आदमी जादू टोना करके प्रजा को राजवंश के खिलाफ भड़का रहा है। ऐसे लोगों को सुना नहीं, दंड दिया जाता है। कार्यवाही शुरू की जाए। लेकिन मेरा दमा तो इसी फल से ठीक हुआ था। यह एक दिव्य फसल है और मैंने खुद इसका प्रभाव देखा है। या फिर ये एक धोखा भी हो सकता है। ये कोई आम फसल नहीं है, देवकुंड के जल से सींचा हुआ फल है। वही शापित देवकुंड जिसकी वजह से राज्य में कभी अकाल पड़ा था। हाँ, लेकिन देवकुंड का वरदान उसी पर काम करता है जो सच्चा सिंह वंश का वारिस हो। सच्चा वारिस? यदि इस जांच में किसी ने भी बाधा डालने की कोशिश की तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। अगर ये सच में वरदान है तो सच अभी सामने आ जाएगा। ये विष है महाराज, विष। जहर। दरबार में विष? यह राजद्रोह है। देखा, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। ये लड़का राज्य को तंत्र मंत्र से भ्रमित कर रहा है। ऐसे धोखेबाज को जिंदा छोड़ना ही राज्य की सबसे बड़ी भूल है। इसको तो मृत्यु दंड मिलना चाहिए। ठहरिए युवराज। ये देखिए महाराज, महाराज ये विष फल के अंदर नहीं था। किसी ने बाहर से
काल विष का लेप किया था। क्या? ये सब झूठ है। मुझे पहले से ही संदेह था, इसलिए मैंने फल का एक हिस्सा अपने पास सुरक्षित रखा था। ये देखिए महाराज। कुछ हुआ मुझे? नहीं हुआ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। देखिए महाराज, महाराज ये देखिए, ये वही विष, मतलब असली फसल शुद्ध थी और इसमें काल विष का लेप लगाया हुआ था। वही विष, मतलब असली फसल शुद्ध थी। दरबार में किसी ने साजिश की है। हो ना हो, वो धोखेबाज यहीं पर है। ये राज चिन्ह बिल्कुल वही। क्या हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई? बस अगले सप्ताह राज्य प्रतियोगिता होगी, जिसमें राजपूताना के दोनों दावेदार अपने साथ राजगुण साबित करेंगे। तलवारबाजी, घुड़सवारी, रणनीति, धनुर्विद्या, प्रजा का नेतृत्व, बल और राजधर्म। तब पूरी जनता देखेगी कि सिंहासन का असली अधिकारी कौन है। हाथ पर बने किसी निशान से कोई राजवंश का वारिस नहीं बन जाता है। राज्य प्रतियोगिता, मुझे तो ये सीधा जाल लग रहा है। अरमान, युवराज तुम्हें सबके सामने बर्बाद करना चाहता है। सावित्री देवी कभी नहीं चाहेगी कि सिंह राजगद्दी तक तुम्हारी पहुंच हो। वो तुम्हें हराएगी नहीं, जड़ से मिटा देगी। आज दरबार में जो कुछ भी हुआ, उसको देखकर लोग डर गए। पहली बार प्रजा युवराज से सवाल कर रही है। और जब प्रजा सवाल करने लगे तो राजगद्दी हिलने लगती है। अगर मैं ये प्रतियोगिता हार भी गया ना, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने पिताजी को इन लोगों के कब्जे से आजाद करना है। लेकिन कैसे अरमान? सावित्री डर चुकी है और डरा हुआ शासक और ज्यादा खतरनाक होता है। वही तो मुझे समझ में आ रहा है। अगर आप बीच में ना आती ना, तो मैं उस हरामखोर का सर वही सभा में काट देता। शांत युवराज, शायद इसीलिए तुम अभी तक युवराज ही हो। युवराज, राज्य गुस्से से नहीं, राजनीति से जीता जाता है। लेकिन प्रजा तो उसके साथ खड़ी है ना। प्रजा का क्या है? प्रजा की वफादारी हवा की तरह होती है, बस रुख बदलने की देरी है। और वो बुढ़ा महाराज, प्रतियोगिता रख दी उसने। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। मतलब? 1 सप्ताह के अंदर पूरे राज्य में काले झंडे लहराएंगे। राज्य अपने राजा के शौक में है। वही तो करता है। तो मतलब प्रतियोगिता से पहले ही राजगद्दी खाली हो जाएगी। हम अकेले नहीं हैं, कोई तो बाहर है। कोई भी जिंदा बचकर जाना नहीं चाहिए, ये युवराज का हुक्म है। अरमान, पीछे रहो। जला दो सब कुछ। अरमान, उन्हें देवपुर तक मत पहुंचने देना। जला दो सब कुछ। कुंड का जल अपने कब्जे में लो, फसल तक कोई पहुंचना नहीं चाहिए। ये युवराज की संपत्ति है। देखते हैं कैसे उगता है चमत्कार। पहले वचन, फिर धैर्य, फिर शस्त्र, यही राजपूत का धर्म है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कुंड,
रुको। बस अब और नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों मेरी वजह से अपनी जान खतरे में डालें। और क्या है ये देवकुंड, ये निशान, और आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हैं? क्यों मदद कर रहे हैं मेरी? क्योंकि मैंने तुम्हारे दादाजी से वादा किया था। वादा? तो आप भी अपना वचन तोड़ दीजिए। मैं आज रात ही इस राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। मुझे कोई रक्षक नहीं बनना। अरमान, योद्धा युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाते। जिस देवकुंड को तुम शापित समझ रहे हो, वो श्राप नहीं है, वो अन्नदाता है। बरसों पहले यहाँ पे सूखा पड़ा था और तुम्हारे दादाजी ने 4 महीने देवकुंड के सामने और 6 महीने राजमहल के गुप्त कक्ष में घोर तपस्या की थी। काफी कड़ी तपस्या करने के बाद सूखा खत्म हो गया और बरसात हुई, धरती फिर से खिल उठी। और उस तपस्या में तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारे पिताजी भी बैठे थे। और कुछ समय बाद तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे जन्म के बाद एक महातपस्वी ने तुम्हें देखकर एक भविष्यवाणी की थी। ये बालक एक दिन सूर्यगढ़ का रक्षक बनेगा। तुम्हारे हाथ में जो निशान है और तुम्हारे जो गले में तावीज है, ये उस भविष्यवाणी का संकेत देती है। और रानी साहिबा के जाने के बाद सब माहौल बदल गया। सावित्री देवी के आने के बाद मानो राज्य में जहर घुलना शुरू हो गया और धीरे धीरे देवकुंड वरदान से शापित होता चला गया। क्योंकि देवकुंड की शक्ति को सिर्फ उसका सच्चा वारिस ही संभाल सकता है। जब भी कोई गलत हाथ उसे पाने की कोशिश करता है तो शापित होकर उठता है। इसीलिए तुम ये फसल उगा पाए और ये चमत्कार हुआ। युवराज चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पाता। और इससे साबित होता है कि इस राज्य के असली उत्तराधिकारी तुम हो अरमान। और सावित्री देवी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारे दादाजी ने इस राज्य के लिए बहुत कुछ किया है। अब तुम्हारी बारी है अरमान। लेकिन मेरा तावीज तो कुंड में गिर गया। क्या? वो तावीज नहीं था, वो देवकुंड की मोहर थी। मोहर? तुम्हारे दादाजी की कठोर तपस्या के बाद एक महातपस्वी ने उन्हें ये मोहर तावीज के रूप में दी थी। और उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये मोहर देवकुंड से दूर रहेगी, विनाश शांत रहेगा। अगर वो मोहर देवकुंड में वापस चली गई तो देवकुंड जाग उठेगा। तो उससे क्या होगा? विनाश, और सारा राज्य विनाश हो जाएगा। जैसे कि देवकुंड अपना वरदान वापिस छीन रहा हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। दादाजी की तपस्या और ये राज्य सदा जीवित रहेंगे। लेकिन इस कुंड को रोकने का कोई तो उपाय होगा। एक तरीका है। क्या तरीका? स्वयं महाराज जी। पिताजी? बिल्कुल। तुम इस कुल के आखिरी वंशज हो और तुम्हारा सीधा संबंध देवकुंड के साथ है। इसीलिए तुम्हारी कलाई पे ये निशान उभरा है। लेकिन उस रात जब राज्य सूखे से जूझ रहा था, तब तुम्हारे दादाजी के साथ तुम्हारे पिताजी यानी कि महाराज वीरेंद्र सिंह भी बैठे थे। और उस समय उस महान तपस्वी ने 2 लोगों को वरदान दिए थे, एक रक्षक को और दूसरा साक्षी को। लेकिन तपस्या का आखिरी वचन सिर्फ महाराज जानते हैं। और जब तक वो जीवित हैं, तब तक देवकुंड का दूसरा सिरा उनके साथ बंधा रहेगा। मतलब ये कि अगर तुमने अपने दादाजी की इच्छाओं को पूरा करना है तो तुम्हें तुम्हारे पिताजी का साथ चाहिए होगा। लेकिन पिताजी ने मुझे राजद्रोही घोषित कर दिया है। मैं उन तक पहुंचूंगा कैसे? एक रास्ता है मेरे पास। कैसा रास्ता? गुप्त कक्ष। राजमहल के नीचे तुम्हारे दादाजी का एक गुप्त कक्ष है। वही रास्ता तुम्हें महाराज जी के कक्ष तक ले जा सकता है। और वहां पर जाके तुम्हारे काफी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, जैसे महातपस्वी का वचन, देवकुंड का सच, तुम्हारे पिताजी का विश्वास भी। लेकिन आपको ये सब कैसे पता? तुम्हारे दादाजी मुझे पुत्र जैसा समझते थे और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया। 1-2 बार मुझे गुप्त कक्ष में जाने का मौका मिला। मैंने उसका नक्शा बना लिया था। और ये तुम्हारे दादाजी ने मुझे कहा था नक्शा बनाने के लिए, क्योंकि शायद वो सावित्री देवी की नीयत को भली भांति जान गए थे।